अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरिया। आपने सुना तो होगा दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आजकल इन्वेस्टर लोगों ने इसकी डेफिनेशन बदल दी है और उनका इस डेफिनेशन ऐसा बन चुका है, म्यूचुअल फंड तो सही है बट मेरे लिए नहीं है। आए दिन इस मार्केट में नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनकी अप्रोच ही गलत है। अकॉर्डिंग टू सेबी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 90% से ऊपर एफएनओ ट्रेडर इस मार्केट में लॉस ही करते हैं। 70% से ऊपर इंट्राडे ट्रेडर इस मार्केट में लॉस करते हैं। सेबी चेयरपर्सन का तो ऐसा कहना है कि हर साल इंडिया में 60,000 करोड़ से ऊपर लोग लॉस कर रहे हैं इंट्राडे और एफएनओ में। और ये भी दोस्तों कहानी पूरी नहीं है। जो आपने सुना है कि 90% एफएनओ ट्रेडर लूज करते हैं, तो आप सोच रहे हो हाँ चलो 10% तो कमाते हैं, या फिर 70% इंट्राडे में लूज कर रहे हैं तो 30% तो कमाते हैं। ये कहानी भी पूरी नहीं है। 90% तो लूज कर रहे हैं, उसके ऊपर 5 से 6% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ब्रेक इवन पे हैं, जिनका लाना लेना सब बराबर हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आप देखो, सिर्फ 2 या 3% लोग ऐसे हैं। उसके बाद भी अगर आप बोलो तो 2-3% लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक सा कुछ प्रॉफिट बना पाते हैं। और अगर सही में देखो तो अराउंड 2% ही लोग ऐसे हैं जो इस मार्केट में कुछ ढंग ढंग का बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। और इन 2% को देख के ये जो मार्केट में नए नए पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, वो यही देख के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लालच जाग रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम रातों रात करोड़पति बनेंगे। इसके लिए उनका नजरिया ही बदल गया। उनका ऐसा बोलना है कि भाई म्यूचुअल फंड तो सही है बट मेरे लिए नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इसे आप मार्केट में आ रहे हैं तो ट्रेडिंग से दूर रहिए, इन्वेस्टर बनिए, क्योंकि इन्वेस्टर वो आदमी है जो इस मार्केट में पैसा जरूर कमाता है। ट्रेडिंग में चांसेस बहुत कम होते हैं। 2-5% लोगों की बात नहीं हो रही, वो तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करेंगे, बट मेरा यहाँ पे टारगेट है कि टू एड्रेस 95% ऑफ द पीपल। बिकॉज रूल क्या होता है, 2-3% लोग रूल नहीं बनाते हैं। जो 95% लोग जो कर रहे हैं ना रूल, वो लोग मिला के बनाते हैं। और जब आपने इन्वेस्टर बनना ही है तो म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट वे है। इस पे दोस्तों हम लोग पूरा वीडियो सीरीज बना रहे हैं। एपिसोड नंबर 1 में हमने ये डिस्कस किया कि क्यों आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर परचेस क्यों नहीं करना चाहिए। अब ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या बेनिफिट है। ये पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि किस तरीके से आप गोल प्लानिंग भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन दोस्तों, इस पॉइंट में मैं आपको एक सैंपल पोर्टफोलियो बताऊंगा, म्यूचुअल फंड का भी बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक आम इंसान पोर्टफोलियो बना के गलती करता है, तो वो देख के शायद आप उससे काफी बेनिफिट ले सकते हैं। आए दिन तो टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है म्यूचुअल फंड में, टैक्स बेनिफिट होता है। उस पर जरूर हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट तो दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है ना जो आपको कभी कहीं सुना ही नहीं होगा आपने, ये तो पक्की बात है। अगर आप कोई भी वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करो ना, ये बात तो आपने सुना ही नहीं होगा। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड अमर है। इसका क्या मतलब है, एकदम आपका एक नजरिया व्यू बदल जाएगा म्यूचुअल फंड को देखने का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एक मिथ बस्ट करेंगे, वो ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड एक जो भी प्रॉफिट बनता है उसका बहुत सारा पार्ट खुद रखता है और छोटा सा इन्वेस्टर को दे देता है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट है ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉपुलर टर्म है एसआईपी, उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। तो ये पूरा वीडियो का एजेंडा है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। और मेरी कोशिश ये है कि म्यूचुअल फंड सही है बट मेरे लिए नहीं है, यहां से हमें अपनी सोच बदलनी है और ये देखना है कि म्यूचुअल फंड सही है और मेरे लिए जरूरी है। एपिसोड नंबर 1 देखने के बाद ही दोस्तों आओ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। अब म्यूचुअल फंड में आप देखिए कि सबसे पहले ना आप किसी भी गोल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई बच्ची है तो आप उसकी शादी की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको हज को जाना है तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट कॉर्पस करना है तो उसके लिए प्लान कर सकते हैं। आपको गाड़ी लेना है, आपको घर लेना है, तो एक इंसान की जो भी जिंदगी की जरूरियात है ना, ये पूरी जरूरियात के लिए आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। और एक हर एक छोटे छोटे प्लान के लिए आप एसआईपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ना गोल प्लानिंग कर सकते हैं। और आप एक बात समझिए ना, मान लेते हैं कि आपकी एक बच्ची पैदा हो जाती है और आपने उसके लिए छोटी मोटी 2-3 हजार रुपए की एसआईपी कर दी, तो डे 1 से जब उस बच्ची की शादी होगी तब होगी, लेकिन डे 1 से आपका तो टेंशन खत्म हो गया ना भाई, कि शादी के लिए पैसे भी जमाने हैं। बहुत सारे लोग तो सोचते ही नहीं कि शादी के लिए पैसे जमाने हैं या रिटायरमेंट के लिए पैसे जमाने हैं। वो तो जब सीधा वो सिचुएशन सामने आ जाती है ना, तभी लोगों को रियलाइज होता है। बट डे 1 पे ही आपने वो काम के लिए पैसे जमा कर लिए, तो सोचो कितना बड़ा टेंशन आपका खत्म हो गया। या फिर डे 1 पे ही आपने सोचा कि चलिए पैसे मैं बचा रहा हूं, इससे मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो जिस दिन रिटायरमेंट होनी हो जाएगी, बट टेंशन तो खत्म हो गया कि भाई मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल कौन रखेगा। एक आम इंसान पूरी जिंदगी कमा रहा है, अब ये तो नहीं चाहेगा ना कि बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाऊं तो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहो। तो पेंशन किस तरीके से मिल सकती है, ये पर्पस भी आप अचीव कर सकते हैं। ये पर्पस से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को चलो हज को जाना है 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपको जाना है, तो डे 1 से ही आपकी नियत से ही आपको सवाब मिलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लान हो सकते हैं जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अचीव कर सकते हैं गोल प्लानिंग के अंडर में। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज आप अगर आप अब ये तो तय है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है, अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए डायरेक्ट करना है म्यूचुअल फंड, इस पर अपन बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास खुद का पोर्टफोलियो है, तो आप एक काम कीजिए, उस पोर्टफोलियो को चेक कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं। आप देखिए कि सन 2017 में जो सबसे सन 2016 में स्मॉल कैप इंडेक्स जो था ना, वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग था। ठीक है, और सन 2017 और 18 में आप 17 में देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स टॉप परफॉर्मिंग था। 18-19 में आप देखिए स्मॉल कैप अगेन द वर्स्ट परफॉर्मिंग था।
और उसके बाद सन 2020 में स्मॉल कैप बेस्ट परफॉर्मिंग था, 21 में भी बेस्ट परफॉर्मिंग था, और 22 में आप देखिए ऑलमोस्ट वर्स्ट के आसपास ही था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ना, देखिए आज आप जो लोग मार्केट में नए नए आते हैं ना, उन्होंने पिछली हिस्ट्री नहीं देखी हुई है ना, नए नए हैं, 2-3 साल से देखिए, तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि यार हम जो छोटे शेयर्स होते हैं वही हम लेंगे और वही भागते रहते हैं, वही बढ़ते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली इट इज कॉल्ड रिसेंसी बायस। रिसेंसी बायस का मतलब होता है जो हम करीब में देखे हैं ना, हमें बस उसी चीज पे यकीन रहता है, बट हिस्ट्री कुछ और बताती है। ऐसी ऐसा टाइम भी आता है ना, जब आपका जो मिड कैप है, जो लार्ज कैप है, वो स्मॉल कैप से बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पे जिन्होंने जितना पैसा बनाया होगा ना, यहाँ दोनों में पूरा गवा दिया होगा, फिर जिन्होंने यहाँ पे पैसा बनाया होगा ना, यहाँ पे आके गंवाया होगा। तो यही चलता है। अब आप अपना पोर्टफोलियो ना, उसको आप जस्ट कंपेयर कीजिए, सैंपल पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें ज्यादातर स्मॉल कैप ही होंगे, क्योंकि इन दिनों में स्मॉल कैप बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो आपको लगता है स्मॉल कैप हमें चलते रहते हैं, बट एक आइडियल पोर्टफोलियो ना ऐसा होना चाहिए, देखिए, जिसमें ना मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि अगर स्मॉल कैप नहीं भी चले तो मिड कैप, स्मॉल जो लार्ज कैप है, वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे। तो यहाँ पे एक सैंपल पोर्टफोलियो में शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड का आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल, कमिंस, सीमेंस। अब मैं ये बात मानता हूं कि टीसीएस जो है ना, वो आपके पास पोर्टफोलियो में अगर कोई छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, उस तरीके से रिटर्न नहीं देगा, लेकिन जब मार्केट गिरेगी ना, जो स्मॉल कैप है ना, वो गिरते भी 70-80% है, इसलिए नेट नेट में ना पैसा ज्यादा नहीं बना पाते जो रिटेल इन्वेस्टर है, इसलिए ऐसी कंपनियां भी जरूरी है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से एक स्टेबल पोर्टफोलियो होता है, जिसमें लार्ज कैप वगैरह भी होते हैं आपके, श्री सीमेंट, हेवेल्स, या ये देखिए आप टेक महिंद्रा, एसआरएफ, अल्ट्राटेक। तो लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए। जो शेयर फंड का मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप देखो मोटा मोटा आप 40% के आसपास लार्ज कैप है, 30% के आसपास मिड कैप है, और 20% के आसपास स्मॉल कैप है। उसका रीजन ये है कि अभी स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा हायर एंड पे जा चुका है वैल्यूएशन के। तो इस तरीके से ना, एक जो पोर्टफोलियो आप भी बनाते हो, अगर आपने खुद से बनाना है, तो इस तरीके से बनाओ कि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब मिक्स हो, ताकि वो ऐसा हो जाएगा ना, वाटरप्रूफ टाइप का पोर्टफोलियो। अगर मार्केट गिर भी जाए, स्मॉल कैप गिर भी जाए, तब भी आपके पोर्टफोलियो को शांति रहे। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब ऑलरेडी आपको इस तरीके का पोर्टफोलियो मिल रहा है, इतना अच्छा पोर्टफोलियो मिल रहा है, तो आपने खुद से क्यों बनाना है? फंड मैनेजर अवेलेबल है, उनको दे दो, वो अपना काम कर लेंगे। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन दोस्तों एक अलग आर्ट है, ठीक है, उसके लिए ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो वो मेरे ख्याल से एक म्यूचुअल फंड में आपको रेडी मिल जाता है तो बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है आपका? टैक्स का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो लेटेस्ट बजट आया ना, इसमें ना एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है कि अगर आपने स्टॉक को या 1 साल के अंदर बेचा, प्रॉफिट में बेचा, तो आपको जो भी प्रॉफिट हो उस पर 20% टैक्स लगेगा। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आपने कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड को 1 साल के ऊपर होल्ड करके बेचा, तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा। फिलहाल ये टैक्सेशन है। एक्चुअली ये बजट के पहले तक कम था, ये 15% था, 15 का 20 हो गया, 10 का 12.5 हो गया, ठीक है। अब ये म्यूचुअल फंड में कैसा एडवांटेज है? देखिए क्या होता है, आपके पास भी एक पोर्टफोलियो है, बराबर, ये आपका पोर्टफोलियो है, ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई शेयर है टीसीएस का, एग्जाम्पल, टीसीएस का शेयर, अगर आपने टीसीएस का शेयर बेचा, तो आपको टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा? अगर आपने उस टीसीएस के शेयर पे 1 साल के अंदर बेचा तो प्रॉफिट पे 20%, और 1 साल के ऊपर बेचा तो प्रॉफिट पे 12.5%, ये आपको टैक्स लग जाएगा अगर आपका टीसीएस है तो, ठीक है। वेरेस अगर म्यूचुअल फंड के पास कोई टीसीएस का शेयर है और म्यूचुअल फंड को लगता है नहीं यार टीसीएस अच्छा नहीं है, टीसीएस की जगह मुझे इन्फोसिस लेना चाहिए, और अगर म्यूचुअल फंड टीसीएस को बेचता है और इन्फोसिस को खरीदता है, तो एज अ इन्वेस्टर आपको कोई टैक्स नहीं भरना। क्यों? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में कुछ वो फंड मैनेजर का लुकआउट है ना, मतलब उसको टैक्स ही नहीं है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप सेम पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं और आप उसमें से कोई स्टॉक बेचते हैं, तो आपको टैक्स लगता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर कोई स्टॉक को बेचता है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो आपको कब टैक्स लगेगा एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर? अगर आपने खुद का पोर्टफोलियो बेचा, पूरा म्यूचुअल फंड बेचा, तब आपको टैक्स लगता है। और ये टैक्स आप छोटा मोटा मत समझिए। मेरे अर्ली डेज में दोस्तों जब मैं करता था ना, बहुत भारी पड़ता है। मतलब आपको दिखता होगा कि यार 20% शॉर्ट टर्म है, आप मिला जुला के देख लोगे ना, तो करीब करीब 30-35% लग जाता है। 20% तो खुला टैक्स है, और जो 10-15-20% जो हिडन होता है, जब आप लेते हो बेचते हो, तो जो आपका ब्रोकरेज लगता है, आपका जो एसटीटी लगता है, जो आपका डिपॉजिटरी चार्जेस है वो लगता है, वो कौन देखेगा? है ना, वो आप कभी कैलकुलेट करना बैठ के, 30-35% टैक्स तो यहीं पे लग जाता है ना। ये टैक्स छोटा नहीं होता। 1 लाख प्रॉफिट बना है, 30-35 लाख वहीं घुस जाते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से इस पे आपको फोकस करना चाहिए। एक बहुत ही टैक्स फ्रेंडली ये सिस्टम है म्यूचुअल फंड का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वो है म्यूचुअल फंड अमर है। अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही यूनिक है। अभी आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आपने और म्यूचुअल फंड ने सेम स्टॉक बाय किए, ठीक है। और जो केतन पारेख का जो टाइम था, मतलब सन 2000 में जो K10 स्टॉक थे बड़े फेमस थे। सन 2000 में क्रैश आई थी मार्केट में, और वो टाइम पे ऐसा था ना कि हर किसी के पास वो केतन पारेख वाले स्टॉक ही थे, क्योंकि अगर आपने वो नहीं लिया तो आपके रिटर्न बनते ही नहीं थे, क्योंकि इतना ज्यादा वो स्टॉक चल रहे थे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए के केतन पारेख के स्टॉक ले लिए, या आप हो, और ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि ये आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि मान लेते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्टॉक गिरने लगे तो आपका पोर्टफोलियो भी गिर के मान लेते हैं यहाँ पे 20 बन गया,
ठीक है, 80% गिर गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं इसी, और समझ लो म्यूचुअल फंड का भी 20 गिर गया। ठीक है, अब सीन क्या है, एक आम इन्वेस्टर के पास अनलिमिटेड सप्लाई तो नहीं है ना, वो 20 हुआ तो क्या करेगा, वो 20 हुआ तो यही उम्मीद करेगा कि भाई हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमारी कंपनी अच्छी है, हमारे शेयर अच्छे, एक काम करते हैं, इसको वक्त देते हैं। कब तक वक्त दोगे, जब 20 का वापस 100 ना हो जाए, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, पैसा बन गया। बट व्हाट इफ अगर ये 20 कभी रिकवर ही नहीं किया और यहीं से खत्म हो गया तो, है ना, केटेन के जो स्टेक, जो केतन पारिक के टाइम के जो स्टॉक्स हैं, 70-80% तो आज ट्रेड ही नहीं होते, खत्म हो गए, है ना। बट अगर समझो सेम गलती म्यूचुअल फंड ने भी की होती, तो सीन क्या है, म्यूचुअल फंड के अनलिमिटेड सप्लाई है, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा आता रहता है इन्वेस्टर का। तो अगर मान लेते उसकी एनएवी 20 हो जाती है, तब भी तो उसका नया पैसा आ रहा है, और जब नया पैसा जब आएगा, तो अगर इसको म्यूचुअल फंड वाले को एहसास हो गया कि भाई गलती हो गई यार, गलत स्टॉक ले लिए, है ना, तो जब नया पैसा आएगा ना, तो वो क्या करेगा, अच्छे स्टॉक लेगा। ठीक है, और अच्छे स्टॉक लेगा, और पैसा है, नए स्टॉक लेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गए, नया पैसा आता रहेगा, उससे नए स्टॉक लेगा, और इस तरीके से एनएवी बढ़ती रहेगी, और एक टाइम आएगा जब 100 वापस आ जाएगा। अब कुछ लोग इसको निगेटिव मत लो भाई, कि अगर म्यूचुअल फंड भी सेम ही स्टॉक ले रहा है, हम भी सेम ही ले रहे हैं, ये एक अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो नया पैसा आएगा तो ये फिर बढ़ जाएगा। तो बेसिकली अमर का मतलब ये है कि भाई अगर किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर हो जाता है, तो क्या होता है, पुराना खून निकाल के नया खून ला देते हैं, यहाँ पे वही सीन है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये तो एक सिचुएशन हो गई, ठीक है, कि भाई जिसमें स्टॉक ही खत्म हो गए, स्टॉक खत्म हो गया ना, तो भैया वो इन्वेस्टर तो गया, क्योंकि वो तो नए स्टॉक कहीं से ले नहीं सकता, और सेम स्टॉक अगर म्यूचुअल फंड के पास भी नया पैसा आएगा, वो लोग कवर कर लेंगे। एक तो सिचुएशन ये है। अब आप बोलोगे ठीक है, वो टाइम अभी ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, देखो करेक्शन तो आती है, बट वैसा टाइम ही नहीं आएगा कि स्टॉक खत्म हो जाए। तो वो केस में भी मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन बताता हूँ, कि जब करेक्शन होती है ना, जैसे कोविड का एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, कोविड के टाइम पे 2020 में मार्केट गिरी थी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपकी वैल्यू भी 100 रुपया है, और म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी 100 रुपया है, एग्जांपल कर लेते हैं, अज्यूम। ठीक है, अब मार्केट गिरने लग गई, मान लेते हैं पोर्टफोलियो 50 हो गया। ठीक है, और ये आपका पोर्टफोलियो है, मान लेते हैं 50 हो गया, स्टॉक अभी इसमें अच्छे हैं। ठीक है, एक केस हमने लिया जिसमें स्टॉक ही खराब है, और समझ लो म्यूचुअल फंड का है, अब ये भी गिर के 50 हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कब होगा, अब ये जब वापस बढ़ेगा, है ना, वापस अगर 100 पे आया, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, बराबर। अब सीन क्या होता है, अब म्यूचुअल फंड के पास ना अनलिमिटेड सप्लाई है, मतलब नया ब्लड आता रहता है, अनलिमिटेड पैसा है, तो वो क्या करेगा पता है, 50 पे फिर बाय करेगा, क्योंकि उसके पास तो पैसा आ रहा है। जैसे पहले मान लो तो इसे 100 पे बाय किया एग्जांपल। ठीक है, तो ये जब 100 से 50 हुआ ना, तो आपने तो कुछ नहीं खरीदा, लेकिन जब 100 से 50 जब गिर रहा था, तो यहां से भी इन्वेस्टर लोग उसके साथ जुड़े म्यूचुअल फंड के पास, तो कुछ चीजें खरीदी गई, इधर भी खरीदी गई, इधर भी खरीदी गई, इधर भी खरीदी, 50 पे भी खरीदी गई। आपकी जो बाइंग प्राइस जो 100 थी ना, यहाँ आते आते ना म्यूचुअल फंड की बाइंग प्राइस कितनी हो चुकी होगी, ऑलरेडी यहाँ पे 75 के आसपास हो चुकी होगी। भले 50 आपको दिख रहा है, क्योंकि 100 से 50 के में कंटिन्यूअसली खरीदा गया ना, और जब ये चलना लगेगा, इधर भी पैसा आएगा। ठीक है, और ये जब वापस आएगा ना, तो इसकी बाइंग प्राइस जो है ना, वो 75 के आसपास बन चुकी होगी, क्योंकि नया पैसा आ रहा है ना, लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जब ये 75 का जब 100 पहुंचेगा ना, तो ऑलरेडी 25-30% प्रॉफिट हो चुका होगा। वेर एज ये जब 100 पहुंचेगा ना, तब तो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस है। बात समझे, अगर एग्जांपल नहीं समझा तो रिवाइंड करके वापस देखो। तो ये अगर 100 पहुंचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन जब ये 100 पहुंचेगा, तो इसकी बाइंग तो एवरेज बाइंग हुई ना, क्योंकि 100 पे भी खरीद रहा था, 90 भी खरीद रहा था, 80 पे भी खरीद रहा था, 50 पे भी खरीद रहा था, तो वो एवरेज प्राइस कम हो गई, और जब ये बढ़ के 100 हो गया, तो इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा बन गया। इसलिए मेरा ऐसा बोलना है कि भाई ये अमर है। तो एक तो स्टॉक अगर खत्म हो गए तो भी ठीक है, और खत्म नहीं हुए तो भी, तो जब भी मार्केट गिरती है, ये टाइम देखो, ये टाइम पे हो सकता है आपका पोर्टफोलियो बेहतर परफॉर्म करे, बट ये जब सिचुएशन आती है ना, ये वाली सेम लेवल पे आने के बाद इन्वेस्टर का पैसे रिकवर होते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अगर सेम लेवल पे भी आ गया ना, तो बहुत रिटर्न बनता है। और क्योंकि सीन क्या है कि आपके पास तो लिमिटेड सप्लाई है, बट म्यूचुअल फंड के पास अनलिमिटेड सप्लाई पैसे की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ब्लड कैंसर हो जाता है, तो भैया आप खुद के ब्लड पे तो जी नहीं सकते, तो नया ब्लड आता रहता है, नया पैसा आता रहता है, नए इन्वेस्टर जुड़ते रहते हैं, और म्यूचुअल फंड चलते रहते हैं। तो ये पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की जो हम डिस्कशन करेंगे, और वो है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब ये तो आपने सुना ही होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक्चुअली ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऊपर रखे हैं, और यहाँ तो बहुत कॉमन पॉइंट है, आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाते हैं, बट वही बात है, देखिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, इसमें एक्चुअली मिथ बस करना है हमने, कि एक फंड मैनेजर है, एक्सपर्ट है, जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यार एक जो फंड मैनेजर है, जिसका दिन भर का काम है, जिसकी पूरी समझ है, जिसकी पूरी टीम लगी हुई है, वो एक आम आदमी से बेहतर ही करेगा। क्योंकि आप भी पोर्टफोलियो बना रहे हो, म्यूचुअल फंड मैनेजर भी पोर्टफोलियो बना रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो पोर्टफोलियो बना रहा है, जब वो शेयर खरीद रहा है, तो रिसर्च से खरीद रहा है, मैनेजमेंट से मिलकर खरीद रहा है, पूरे व्यू के साथ खरीद रहा है। उसको म्यूचुअल फंड वालों को जवाब भी देना है। फंड मैनेजर है तो एक नौकरी वाला आदमी ना, उसको ऊपर जवाब भी देना है। तो अगर उसको कुछ खरीदना है ना, तो पूरी मैनेजमेंट को उसको बताना पड़ता है, ट्रस्ट को बताना पड़ता है कि हम एक इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वो उसमें गलती का बड़ा कम स्कोप है। और आप जब खरीद, तो किसको बताना थोड़ी ना है, ले लिया तो चल गया, तो अगर सोशल मीडिया पे आप हो गए, चल गया तो बता दोगे 4 जगह, ये मैंने स्टॉक लिया था, मल्टीपैकर बन गया। नहीं चला तो छोड़ना, सुमड़ी में कौन देख रहा है ना। तो ये चीज है, तो फंड मैनेजर को जवाब देना होता है, तो वो अच्छे से काम करते हैं। प्लस एक बार जब आप ले लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद तो कुछ करनी, बस देख रहे हो,
ठीक है, म्यूचुअल फंड वाला जो उसके पास नहीं भी होता, मान लेते उसके पास इन्फोसिस है, ठीक है, तो भी जब उसके पास टीसीएस नहीं है ना, तो उसकी रिसर्च टीसीएस पे चलती है, इन्फोसिस पे तो चलती है, टीसीएस पे भी चलती है कि भाई ये स्टॉक में क्या है। मतलब एक बार पोर्टफोलियो होने के बाद भी उनका दिन भर का तो काम वही है ना, तो क्या करेंगे, वही करते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, एक्सपर्टीज लेते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से एक फंड मैनेजर जो है ना, वो अपने पोर्टफोलियो को हमसे ज्यादा अच्छे से कर सकता है, बिकॉज इमोशन नहीं आते भाई। इमोशन मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है? आप खुद ही हो, है ना। ये वेल्थ जर्नी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही हो, आप ही अपनी वेल्थ क्रिएशन के बीच में आने वाले हो। तो उसको दूर करने के लिए प्रोफेशनल की एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अब इसमें दो चीजें होती है, पहले तो बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना, आपसे कुछ फीस लेता है अपने पैसे को मैनेज करने का, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी काम फ्री में तो नहीं होता, है ना। तो एक्सपेंस रेशियो होता है। अब एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में कितना होता है? अराउंड 2% के आसपास, मतलब आपका जो भी आपने पैसा लगाया उस पर 2% के आसपास वो लोग काट लेते हैं। ठीक है, और 15% के आसपास ओवरऑल रिटर्न बनता है। तो वो एक्चुअली 17 होता है, तो 2% के आसपास वो लोग काटते हैं, एंड 15% के आसपास इन्वेस्टर को देते हैं। फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे समझ लो। ठीक है, तो अब बोलते हैं 2% इतना ज्यादा लेता है, तो इसमें सीन ऐसा ना, मुझे ऐसा लगता है ना यार, 2% की अगर आप फीस दे रहे हो और इतनी प्रोफेशनल हायरिंग कर रहे हो, आईआईएम वाले बंदे, आईआईटी वाले बंदे, इतनी सारी टीम है, इतने सारे ऑफिसेस हैं, हम जैसे बीच में लोग हैं जिससे आप बात भी कर सकते हो, तो अगर इतनी पूरी टीम अगर आपको 2% में मिलती है तो ठीक है ना मेरे ख्याल से। हर काम खुद जरूरी थोड़ी ना करना, 2% पे इतने अगर अच्छे लोग मिल रहे हैं आपको तो दे दो, तो बेहतर है ना। अब इसमें एक मिथ क्या होता है मन में, लोगों को ऐसा लगता है ना कि म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारा पैसा खुद रख लेते हैं और छोटा सा रिटर्न इन्वेस्टर को देते हैं। ये गलत है। जितना रिटर्न बनता है ना, ये फीस काटने के बाद पूरा रिटर्न आपका है। ठीक है, तो ये मत सोचो म्यूचुअल फंड वाले कमाते होंगे 40%, 2% 40% कमा के 15% हमको दे रहे हैं, 20-25% वो रख रहे हैं, या 20% कमा रहे हैं हमको सिर्फ 15 देते, 5 रखते हैं, ऐसा नहीं है। जितना कमाते हैं ना पूरा की पूरा देते हैं। और ये एक्चुअली ना, मतलब मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट रेगुलेटेड एंटिटी। इसलिए तो आप कहीं देखते हो, मतलब कितना, मतलब रेयरली कभी कोई खबर आती है म्यूचुअल फंड को रिलेटेड कि कुछ झोल हुआ है ना। मतलब पूरा टाइटली है, सेबी के कंट्रोल में है, और तो इसलिए इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ऐसा होता ना, तो हर जगह सोशल मीडिया पे ये टॉपिक रहता, म्यूचुअल फंड वाले सब ले लेते, छोटा सा रिटर्न देते, लोगों को बस लगता है जो नए लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चीज है भाई डाइवर्सिफिकेशन। मैंने आपको अभी एक डिटेल में पोर्टफोलियो बताया था। अब इस पोर्टफोलियो में अगर आप देखो ना, एक एक जो शेयर है इस पोर्टफोलियो का, है ना। अब इसमें समझ लो एक शेयर है, मान लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, 8-10 हजार का शेयर है ना। और अब हमें हमारे को कितना लगाना है, 200, 500, 500 रुपए, 1000 रुपए महीने का। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब 500-1000 रुपए में भी आपको इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट मिलती है करने को, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक बास्केट है, और उस बास्केट की एक एनएवी होती है, तो आप एनएवी बाई करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी सी अमाउंट से आप बहुत सारे इसमें डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हो। एंड आखिरी पॉइंट है ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका एसआईपी, एक होता है आपका लमसम। एसआईपी का मतलब होता है कि हर महीना आप एक छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, उसको एसआईपी बोलते हैं। ठीक है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न देती है। लमसम का मतलब ये होता है कि आपने बीच में कभी भी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, उसको लमसम बोलते हैं। इस पर और हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन्वेस्टमेंट करने की आसानी है। आपने सीधा सीधा अपने बैंक अकाउंट में जोड़ लिया ये एसआईपी को, हर महीना जैसे आपकी सैलरी आएगी, जो भी अमाउंट आपने लिया, मिनिमम 500 रुपया होता है, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, जो भी आपने कर लिया, वो आपके अकाउंट से खुद ब खुद इन्वेस्ट हो जाएगा। सब कंपनी में इन्वेस्ट होगा, जितनी कंपनियां ग्रो करेगी, जितना रिटर्न बनेगा, पूरा के पूरा आपको बनेगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड 2-5 हजार तो ठीक है, मतलब छोटा मोटा हमने बात किया है, लेकिन इससे बड़े बड़े गोल भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, 20-25-50-100 करोड़ भी बना सकते हो। इस पर डिटेल में आगे चल के डिस्कशन करेंगे वीडियो सीरीज में। मीनवाइल एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर दूं, 25 तारीख को, ठीक है, 25 अगस्त 2024 सुबह 10:30 बजे हमारा एक वेबिनार होने वाला है, जिसका टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू म्यूचुअल फंड। इस वेबिनार की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, आप उस लिंक को एनरोल करो। फ्री वेबिनार है, कोई उसका चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू म्यूचुअल फंड, शरिया वे, किस तरीके से आप इस्लाम के दायरे में रह के फाइनेंशियल फ्रीडम म्यूचुअल फंड के थ्रू हासिल कर सकते हैं, वो वेबिनार है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए रजिस्टर कीजिए, और 10:30 बजे मैं आपसे मिलूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब एक क्वेश्चन तो आता ही है ना दिमाग में, सब कुछ बढ़िया म्यूचुअल फंड के बारे में, जब इतना सही है तो म्यूचुअल फंड वाले एक छोटी सी लाइन क्यों लिख देते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जब सब कुछ बढ़िया है तो लाइन लिखने का क्या मतलब है ना। ये आपने भी सुनी होगी। तो इस टॉपिक पे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम, क्या रिस्क हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में स्ट्रिक्टली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ के आपको लाइफ टाइम फ्री गाइडेंस मिलेगी मेरी तरफ से। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि लोगों को इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराऊं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर घर में मेरी आवाज़ पहुंचे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दैट्स इट, बहुत जल्दी मिलते हैं अगला वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।